और बेहतरीन नंबर आएंगे। एसएसटी में अगर आपके 40 प्लस नंबर आ जाए ना 60 में से, तो सीटेट आपका हमेशा पास ही रहेगा। तो चलिए अब एसएसटी के मज़े लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं, है ना। गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, निकल। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। और अभी हम बात करने वाले हैं एसएसटी या सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के बारे में। और आज मैं आपको इस सेशन में यह बताऊंगा कि पेपर कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन की अब हम शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरू करेंगे। क्लियर ना? और आपको एग्जैक्ट एग्जाम वाली फीलिंग देने वाला हूं कि कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न सभी के पास आया है और ऐसे क्वेश्चन से बेटा जो आज तक आपने नहीं सॉल्व किए। पहला, who among the following said on the choice of Delhi as a capital, the change would strike the imagination of the people of India and would be accepted by all as the assertion of unflattering determination to the maintain British rule in India। मैक्सिमम बच्चों को यह डाउट्स रहता है कि सर बड़े प्रश्न आते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो, उनके ऑप्शन की मदद से चलेंगे। दिल्ली को राजधानी बनाने के चयन पर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह परिवर्तन भारत के लोगों की कल्पना को झकझोर देगा और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के एक अटूट संकल्प के रूप में सभी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। एडवर्ड लुटियस, वायसराय लिंटन, वायसराय हर्डिंग, हॉवर्ड बेकर। सभी बच्चे, सभी को मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, हर बच्चा इस प्रश्न का जवाब देगा। साथ में आपको पूल ऑप्शन भी दूंगा, उस पूल से आप क्वेश्चंस और आंसर भी पुट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इसका जवाब भी देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। जी हां, हाँ, सभी के लिए बेटा, हिंदी हो इंग्लिश हो किसी भी मीडियम का हो, सबके लिए ये चीजें क्या होंगी, आपके लिए चलने वाली हैं बच्चों। जी हां, तो चलिए, दिल्ली को राजधानी बनाने का एक्चुअल में हुआ क्या था कि भारत के लोगों में उस समय पे क्या था, बहुत सारी देसी रियासतें थी। उन रियासतों के बिहाफ पर उन लोगों ने क्या कहा था कि हम जो है दिल्ली को क्या बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि भारत के लोगों की कल्पना को झकझोर देगा और ब्रिटिश शासन को बनाए रखने का ये वर्ड किसने कहा, वायसराय हर्डिंग ने। हर्डिंग वही है 1911 के आसपास जब ये कहानी चली। एडवर्ड लुटियस जो थे ये वास्तुकार थे। उस जमाने पे आर्किटेक्ट का जो नाम आया था ये था लिटन, जो थे अलग कहानी बनी, हार्वर्ड बेकर का कोई नहीं। एडवर्ड लुटियस जो थे ये आपके लिए किसका बिहाफ बनाए थे, इन्होंने पर्टिकुलर एक प्रकार का आर्किटेक्ट थे या वास्तुकार। तो वायसराय हर्डिंग ने क्या कहा कि दिल्ली को राजधानी बनाने पर यह परिवर्तन भारत के लोगों, और दिल्ली एक सेंट्रल में थी इसलिए इसने कहा कंट्रोलिंग भी सही रहेगी और हम संपूर्ण भारत पे शासन सत्ता कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, हाँ या ना? वेरी गुड। मैक्सिमम जितने बच्चों को करेक्ट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैक्सिमम बच्चों को यहां कंफ्यूजन रहता है। आप हमारे साथ पेपर को सॉल्व करते चलिए, मैं आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा और ये 60/60 दिलवाऊंगा बच्चों, ये है। और सेम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए। भाषाविद, लैंग्विस्टिक कौन होता है, हु कैन रीड राइट एंड टीक। मुंशी कौन होता है, जो एशिया की भाषा संस्कृत को जानता हो। प्राच्यविद क्या होते हैं, जो कई भाषाओं को जानता हो और उनका अध्ययन करता हो। वर्नाकुलम क्या होता है, मानक भाषाओं से अलग स्थानीय बोली। सभी लोग बताइए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन या 4 आपसे बनेंगे तभी आप कर पाएंगे। सभी लोग इसका भी जवाब दे दीजिए। वाह राजन सिंह जी, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जी हां, वेरी गुड। अब देखिए, भाषाविद का मतलब क्या होता है। लैंग्विस्टिक का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, सर हिंदी भी लगती है, संस्कृत भी लगती है, अंग्रेजी भी लगती है, मतलब हु नोज स्टडीज सेवरल लैंग्वेज। तो ए का थर्ड बना बेटा, ए का कौन सा ऑप्शन बना, थर्ड बना बेटा। अब आगे देखिएगा, मुंशी क्या होता है, मुंशी हु कैन रीड राइट एंड टेक, जो फारसी पढ़ सकता हो और लिख सकता हो और सिखा सकता हो।
प्राच्यविद क्या होते हैं बच्चों? प्राच्यविद जो एशिया की भाषा और संस्कृत को जानता हो, और वर्नाकुलम क्या होता है? मानक भाषाओं से अलग स्थानीय भाषा। बाकी में तो ऑप्शन नहीं बेटा, सी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है? मल्टी लैंग्विस्टिक आप लोग भी समझते होंगे, जो कई सारी भाषाओं को जानता हो तो भाषाविद वही होता है। मुंशी क्या होता है बेटा अगर पूछा जाए? जो फारसी पढ़ पाए। प्राच्यविद, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ बताइए, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लियर हो रहा है। अच्छा, हर बच्चा जो पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, Which of the following statement is a true about the important pilgrim visited to India during the ancient time? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में भारत आने वाले महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है बेटा। फाहियान जो है संस्कृत सीखने और चीनी भारतीय राजाओं के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत दौरा किया। ह्वेनसोंग ने बुद्ध के जीवन और प्रसिद्ध मठों से जुड़े स्थानों को देखने के लिए भारत का दौरा किया। और चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ने अपने द्वारा एकत्र की गई पुस्तक और जिन मठों का उन्होंने दौरा किया उनके बारे में विस्तार से लिखा। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, सभी बच्चों को। बिल्कुल जी हां, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिनको हिंदी इंग्लिश बस 2 भाषाएं आती हैं वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में जा सकते हैं। आप सभी को पता है भारत में बुद्धिज्म जो था चरम सीमा पे था। जब बुद्धिज्म चरम सीमा पे था बेटा, तो फाहियान विजिटेड इंडिया टू लर्न द संस्कृत एंड एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक बिटवीन चाइना। नहीं, लिंक नहीं चेंज किया था, केवल स्टडी के लिए आया था। ह्वेनसोंग विजिटेड टू सी द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। बिल्कुल, ये जो है ह्वेनसोंग, ये बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बौद्ध के पूरी तरह से प्रोपोगेशन के लिए आया। तो बौद्ध के प्रोपोगेशन के लिए तो एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा, बुद्धिज्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है, द फेमस पर्सन दैट नेम इज द गौतम बुद्ध। क्या नाम था उनका? गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और चीनी बौद्ध यात्री ने अपने द्वारा एकत्र की गई पुस्तकों को दौरा किया, उनके बारे में विस्तार से। बी एंड सी वॉज द राइट आंसर, मींस बी वॉज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही है? एक बार सभी बच्चे बताएं। हाँ, अब क्लियर दिखेगा बच्चों। 1-2 जो ब्लर थे वो मैंने हटा दिया है। हाँ, बढ़ा दूंगा बच्चों, आगे से आपको बढ़ेगा। जो नहीं देख पा रहे हैं मैं अगला कर देता हूं। ये भी आपको दिख रहा है हाँ या ना बच्चों? रुकिएगा 1 सेकंड, अगर नहीं देख पा रहे हैं। जी हां, अब क्लियरली विजिबल है हाँ या ना? अब क्लियरली दिख रहा है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। असर्शन फर्स्ट है, चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ड द शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड ही फिल्ड इट विथ प्रेज स्टैचूज साइज्ड एंड डिफीटेड रूलर। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया और इसे इसे पराजित शासकों से जब्त की गई मूल्यांकन मूर्तियों से भर दिया। किंग बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोटीज टू गॉड देयर पावर एंड द वेल्थ। राजा ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति दोनों को। मंदिर के बारे में तो आपको पता ही होगा आजकल अयोध्या में क्या चल रहा है, उस प्रकार की चीजें हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत, इसका जवाब दीजिएगा। अब तो क्लियरली दिख रहा है, अब बताइए क्लियरली विजिबल है हाँ या ना? अब बताइएगा हाँ या ना? वेरी गुड। देखो, जितने भी राजा होते थे वो लोग मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे? जो धन होता था उस धन को सही उपयोग में लगा दिया जाए। तो चोलों के प्रसिद्ध राजा थे राजा राजेंद्र प्रथम। शिव मंदिर का निर्माण कराया और जब्त की गई। बिल्कुल असर्शन रीजन वाला ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। क्यों ऐसा किया गया?
रीजन भी दिया कि राजाओं ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति तथा धन को, बिल्कुल सही, असर्शन भी सही है कि शिव मंदिर का निर्माण कराया। रीजन इसका एग्जैक्टली सही है, क्यों? क्योंकि राजा ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और शक्ति दोनों को प्रदर्शित किया। तो ए एंड आर बोथ राइट एंड गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं। अब बताइए क्लियर होगा हाँ या ना? क्योंकि इसमें शिव मंदिर के बारे में बताया गया और चोलों ने यह मंदिर, कोई भी राजा मंदिर क्यों बनवाता था बेटा, आप सभी को पता है, क्योंकि अपने वो प्रदर्शन के लिए, शक्ति के लिए चीजें करता था। क्लियर हुआ? जी हां। बेटा अब तो पूरी तरह से हमने कर दिया। और चोलों के प्रसिद्ध राजा अगर पूछा जाए तो उनका नाम था राजा राज प्रथम। उसके बाद फेमस राजा कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट वॉज द फेमस किंग ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आपको बताना है जिक्र, रक्स, समा, मुरीद, ये क्या है? मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइएगा अगर आपने इनके बारे में सुना है। जी सभी लोग इसको बताइएगा। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ या ना? हाँ, सेम क्वेश्चन बेटा, ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, बस सेम क्वेश्चन रिपीटेबल होता है बच्चों, हाँ या ना? वेरी गुड। जिक्र का मतलब क्या होता है? जिक्र का मतलब राधा 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 राधा, मतलब आप क्या कर रहे हैं? चैंटिंग ऑफ द नेम, मतलब नाम जप करना। रक्स क्या होता है बच्चों? जो रक्स होता है इसे जाना जाता है किस नाम से? डांसिंग के नाम से। शमा के बारे में बात किया जाए तो समा एक प्रकार की गायन है। और मुरीद क्या होता है बच्चों? मुरीद का मतलब होता है डिसेबल। कहते हैं ना कि ये इसके मुरीद थे, मैं उनका मुरीद हो गया, मतलब शिष्य हो गया। एक ही ऑप्शन है बेटा, दैट वाज द राइट आंसर ऑफ द डी वाज द राइट आंसर। सभी को क्लियर है? रक्स का मतलब क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। समा क्या है बेटा? शमा एक प्रकार की गायन शैली है। और मुरीद का मतलब क्या होता है बेटा? शिष्य के नाम से जाना गया। हर एक बच्चा बताए क्लियर? अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी के क्या बनते हैं? शिष्य जरूर बनते हैं। आप जब टीचर बनेंगे तो आपके भी स्टूडेंट आपके शिष्य बनेंगे, इस प्रकार की चीजें। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। जी हां, अब इस क्वेश्चंस के बारे में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना? रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन किए। संगम ग्रंथों की रचना और संकलन कवियों की सभाओं में किया गया, जो मदुरै शहर में आयोजित की गई। द संगम पोएट एंड द अननोन ग्रीक वॉज द कंटेम्परेरी। संगम कवि और जात यूनानी समकालीन थे। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग। जी हां, वेरी गुड। संगम का मतलब क्या होता है बेटा? संगम का मतलब समझिएगा, इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्यन तीन प्रकार की डायनेस्टीज थी। तो इनके कवियों ने मिलकर क्या किया? लिटरेचर कंपोज किया था, जिसे हम लोग संगम साहित्य जानते हैं। तो संगम ग्रंथों की रचना मदुरई शहर में हुई, बिल्कुल सही है। और क्यों हुई? द संगम पोएट एंड नोन ग्रीक वॉर कंटेम्परेरी। संगम कवि और यूनानी बिल्कुल ये समकालीन, तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है एक ही समय के थे, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। क्यों हुई थी बेटा? क्योंकि दक्षिण भारत के इन द साउथ इंडिया देयर आर द फेमस थ्री डायनेस्टी, चोल, चेर एंड द पांड्यन। इस वजह से तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? ए और आर सही है, व्याख्या नहीं है। बी वॉज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। कितने बच्चों को क्लियर हुआ? लगभग कितने साल पहले रचना हुई है? 2300 वर्ष पूर्व। अप्रोक्स 2300 ईयर एगो। अप्रोक्स 2300 ईयर एगो इट वॉज डिक्लेयर। कितने साल पहले? दक्षिण भारत के लोगों ने 2300 साल पहले यह पूरी की पूरी परिचर्चा की थी। क्लियर हुआ हाँ या ना? जी हां, वेरी। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेज। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गढ़ कटंगा के गूढ़ साम्राज्य का उल्लेख है जिसमें 70,000 गांव थे? आप सभी को पता है कि जब ब्राह्मणों ने काफी ज्यादा क्या किया था, मतलब शूद्रों को कुछ पढ़ने नहीं देते थे, तो ये लोग विचारधारा को छोड़कर जंगल में निवास करने लगे और उनमें से छोटी छोटी ट्राइब्स का प्रादुर्भाव हुआ, वो थी गौड़। तो पदशाह, जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा। हाँ, क्लियरली बताइएगा इसको, ये किसमें बताया गया है? जी, वेरी गुड। हाँ, पद शाहनामा उससे संबंधित नहीं, जहांगीर की जहांगीर है बाबरनामा। ये किससे संबंधित है बेटा? अकबर की जीवनी, अकबर की जीवनी लिखी गई अकबरनामा, और अकबरनामा के राइटर का क्या नाम है बेटा? अबुल फजल। और उनके बिहाफ पर राजा अमर सिंह ने इसका क्या किया था? प्रोपोगेशन किया था। तो किस ग्रंथ में गढ़ कटंगा का उल्लेख है? अकबरनामा में है। और राजा का नाम क्या था बेटा जो वहां पे गया था? इंपॉर्टेंट किंग जो था अमर सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा। पदशाहनामा, जहांगीरनामा जो है ये जहांगीर का बना था। फिर इसके बाद बाबरनामा जो थी बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। क्लियर रहेगा हाँ या ना? सभी बच्चे एक बार क्लियर करें। जी हाँ, वेरी गुड। अगला, आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रश्नों का उत्तर बनना चाहिए। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लाइफ इन द रूरल इंडिया एंड चूज द करेक्ट। ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पराती, साल, महुआ, बेवर, ये टाइप्स ऑफ लैंड है बेटा, बताइएगा क्या होती हैं ये? जी, राइटर हाँ सभी को पता चल गया, आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। परती तो सभी लोग जानते हैं ना। फैलो क्या होती है? फैलो एक ऐसी जमीन होती है जो कुछ कहते हैं ना कि इस बार खेतों में पानी भर गया है, अब मैं क्या करूंगा? खेत में कुछ नहीं बोऊंगा। तो मतलब जमीन परती हो गई। अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल, दैट इज फैलो। परती का मतलब कुछ समय के लिए बिना। तो ए का फर्स्ट, दो ही ऑप्शन है। साल क्या होता है बेटा? साल क्या है? बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फूल। या महुआ, महुआ क्या होता है? एक पेड़ है। या बेवर क्या है? घुमंती खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। अगर एक भी आपको क्लियर होगा तो बता देंगे, बताइएगा कौन सा राइट आंसर है बेटा। अच्छा, ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, आधे बच्चे ए आधे बच्चे बी, कैसे चलेगा? चलिए, जो पर्टिकुलर साल होता है एक प्रकार का, महुआ से सवाइन बनाई जाती है। बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। कौन सा बना बच्चों? बी फॉर बेंगलुरु। क्लियर है? परती क्या है? एक प्रकार का खाली जमीन की भूमि जहां पर खेती नहीं होती। साल एक प्रकार का क्या है? पेड़ है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में साल, सागौन के मैक्सिमम क्वांटिटी में वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके बिहाफ पर ये चीजें चलती हैं। हाँ या ना? क्लियर? एक बार सभी लोग बताएं। जी हां सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली आप सभी को। वेरी गुड। अब देखिए, बेवर क्या होता है? घुमंती खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जमीन। तो परती क्या है? सभी को पता चल गया। आप लोग भी देखते होंगे, अब बरसात आ चुकी है, गांवों में ऐसे खेत बहुत सारे मिले हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विडो रिमैरेज इन कॉलोनियल टाइम। औपनिवेशिक काल में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विडो रिमैरिज एक्ट के बारे में पूछा गया। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1756 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद वास्तव में पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई एंड दोज वुमेन हु रिमैरिड वर इजीली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटीज एंड इवन कंजर्वेशन ग्रुप अप्रिशिएटेड दिस। जिन महिलाओं ने पुनर्विवाह किया उन्हें समाज द्वारा आसानी से स्वीकार किया। बताइएगा
कौन सा कथन सही है? इन द टाइम पीरियड ऑफ द 17th एंड 18th। हाँ जी, यहां से तो क्लियरली दिख रहा है बेटा। जी बताइए। विधवा पुनर्विवाह कब चालू हुआ बच्चों, अगर पूछा जाए? जी क्लियरली विजिबल है, जी हां। तो 1756 में नहीं, कब हुआ था? 1856 में। प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? ईश्वर चंद विद्यासागर। किसके बिहाफ पर स्टार्ट हुआ? ईश्वर चंद विद्यासागर। उन्होंने कहा, पहले क्या था, भारत में सती प्रथा काफी प्रचुर मात्रा में था। लोगों के, अगर मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो जबरदस्ती महिला को जला दिया जाता था। फिर कहते थे सती माता की जय, सती माता की जय, ऐसा प्रोपेगेंडा था। तो उसको इन्होंने बंद किया। तो ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंसेंट टेक्स्ट टू सजेस्टेड द विडो रिमैरिज कोड रिमैरी। क्लियर। द अननेम, विधवा पुनर्विवाह पारित होने के बाद पुनर्विवाह की संख्या में वृद्धि हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। बी वॉज द राइट आंसर। किसने बनाया? ईश्वर चंद विद्यासागर। कब आया ये? 1857 में। हर बच्चा बताइए, क्लियर है? जी हां सर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प बताना है बेटा। देखना, ईश्वर चंद विद्यासागर ने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति व्यवस्था का आलोचक था। Some of the social reform also criticize caste inequality in India. कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय असमानताओं की भी आलोचना की। बताइएगा 14th का। ये तो अपने आप बताया जा रहा है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा बेटा। जी वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत है। बौद्ध ग्रंथ से कोई संबंध नहीं था, विधवा पुनर्विवाह से संबंध था इनका। 1857 में, सॉरी 1856 में बना था। कुछ समाज सुधारकों ने बिल्कुल इन्होंने क्या किया? एक ईश्वरवाद पर जोर दिया। बोला एक ही ईश्वर है और वही सबका क्या होगा? प्रणेता। उसके बिहाफ पर बात बनेगी। तो केवल बी सही है बेटा। बी वॉज द राइट आंसर। सभी बच्चों के क्वेश्चंस और आंसर बन रहे हैं, हाँ या ना? ऐसे बच्चे जिनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, घबराने की बात नहीं। मैं आपको डेली 1 बजे पर्टिकुलर ये क्लासेस चलती हैं, 100% सिलेक्शन वाली क्लासेस हैं। तो आप डेली आइए, आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए। जी हां, जी बताइएगा। वेरी गुड। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर आंदोलनों का नेतृत्व किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज के भीतर जातीय पूर्वाग्रह की ताकत को देखें। बताइएगा कौन सा सही है बेटा। बेटा हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लेवल के कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाए। क्लियर ना? बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब देख के आंसर बता देंगे, लेकिन उनसे कोई भी बताइए। जी वेरी गुड। अब देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपने वैश्विक काल के दौरान मंदिर आंदोलन, बिल्कुल इन्होंने उस टाइम पर क्या किया? 3 आंदोलन चलाए थे। जाति प्रथा उन्मूलन, एक्चुअल में पुराने जमाने में शूद्रों को अंदर मंदिर में एंट्री नहीं थी, तो इन्होंने कहा भैया हमारे भी तो ईश्वर हैं, हमें भी एंट्री दीजिए। तो इन द ईयर ऑफ 1925 1905 के आसपास बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि बी आर अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज के भीतर जातीय पूर्वाग्रह की ताकत को देखें। यह बिल्कुल रीजन सही है। एक्चुअल में वो मंदिर में प्रवेश चाहते थे, उसका रीजन क्या है कि जातीय पूर्वाग्रह की ताकत को देखें। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। जिन बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि कहां पर कौन सा ऑप्शन लगाना है, उनके लिए मैं फिर समझा देता हूं।
अंबेडकर की बात की गई, मंदिर में आंदोलन हुआ, जी हां, इसका कारण क्या दिया कि समाज के जितने लोग हैं वो सब क्या हो, जातीय पूर्वाग्रह। पहले क्या है भाई, ये इस कास्ट का है, इसको हम एंट्री नहीं दे। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में आप लोग इतने सारे लोग हैं, आपको भी पता होगा कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्लियर ना। तो इसमें क्या है, दोनों की सही व्याख्या है और दोनों सत्य है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। गांधी जी आस्क द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व द 6 अप्रैल 1990 एज द डे फॉर नॉन वायलेंस अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। क्लियर, एक बार बताइए। जी हां, कॉन्सेप्ट बेटा बैच में मिलेगा और मैं आपको पूरी तरह से करवा भी तो रहा हूं। जी बताइएगा। जी हां, एक बार बताइए। बताइएगा। क्लियर करिए। जी हां, चलिए। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। जी हां, कई बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता है। जी हां, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में, जी, डॉक्टर सफलुद्दीन किचलू के सानिध्य में इन लोगों ने यह प्रादुर्भाव बनाया था। लेकिन इन दोनों का संबंध क्या है बेटा, यहां बात की रहे रॉलेट एक्ट की। इसका रीजन क्या होना चाहिए कि सफलुद्दीन किचलू की मदद से इन लोगों ने चलाया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी, यह भी सही है। तो एसेर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। कैसे पहचानते हैं कि इसमें बात किसी और स्टेटमेंट की गई, रीजन में बात किसी और स्टेटमेंट की गई, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं बच्चों। तो इसलिए रीजन इसका सही नहीं होता है। बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। कौन सा बना बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होने वाला है। जी हां, अगला जो बना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चंस आपको क्लियरली विजिबल हैं कि कथन और रीजन, बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन और रीजन के हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डेवलप द फ्री इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति विकसित की। रीजन, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने देश से प्रमुख गठबंधनों में से किसी एक में शामिल होने का आग्रह किया। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अब दोनों का संबंध है कि नहीं है, यह भी आपको बताना है। तो एक बार क्लियरली इसको पढ़ के आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे। जी हां, अब तो क्लियरली विजिबल है, हां या ना, सभी लोग बताएंगे। जी हां, गुट निरपेक्षता के बारे में बात की गई है। जी हां, जी वेरी गुड। चलिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष के सिद्धांतों के आधार पर भारत की नीति की विकसित की, यह तो सही है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलनों ने देश से दो प्रमुख गठबंधनों में से किसी एक में शामिल ना होने का आग्रह था। रीजन गलत है, केवल असर्शन सही है बच्चों। तो केवल ए सही है, आर गलत है। सी वॉज द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर यह सब चीजें बनाई गई थी और उन्हीं के बिहाफ पर इंडिया और चाइना का
पंचशील एग्रीमेंट हुआ था और पंचशील समझौते के बिहाफ पर यह चीजें चली थी बच्चों। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी सौरमंडल में एक अनूठा ग्रह है। रीजन, पृथ्वी पर पानी और हवा है जो जीवन को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। यह इस बार प्रीवियस जो सीटेट 2025 हुआ उसमें भी प्रश्न आया था। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 सभी बच्चे एक बार। हाँ, वेरी गुड। पृथ्वी के बारे में बात करेंगे बेटा। जी हां, नहीं नहीं, पेपर 2 में। जी जी, क्लियरली चल रहा। हाँ, अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ इन द सेंस इसे जाना जाता है किस नाम से? पृथ्वी के नाम से। तो पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया बच्चों? जी, वेरी गुड। अब क्लियर है, हाँ या ना? जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अब अर्थ के बारे में बताया। अर्थ क्यों फेमस है? क्योंकि लाइफ इज पॉसिबल हियर बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की उपस्थिति है और पानी के कारण ही पूरी चीजें बनी हैं। जब पानी है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्थ को पर्टिकुलर ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ब्लू प्लैनेट इन द सेंस इसे जानते हैं किस नाम से? नीला ग्रह के नाम से। तो आपको क्लियर रहेगा कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल all the places along Greenwich Meridian have midday और noon। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के साथ सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर कब होगी? द सन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई ओवर प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच। सूर्य ग्रीनविच के मुख्य मध्याह्न रेखा पर आकाश में अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है। सूर्य ग्रीनविच के मुख्य मध्याह्न रेखा से 60 डिग्री पश्चिम में, सूर्य मुख्य मध्याह्न रेखा से 30 डिग्री पूर्व, सूर्य ग्रीनविच के मध्य रेखा में आकाश के सबसे उच्चतम। तो बताइएगा सभी स्थानों पर दोपहर कब होगा बच्चों? नहीं बेटा, फर्स्ट के लिए नहीं है, इज इज ओनली फॉर द सेकंड। जी हां, चलिए, वॉइस तो आ रही क्लियरली। जी हां, अब क्या है? ग्रीनविच के सभी, ग्रीनविच क्या होता है समझना। ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन जाती है 0 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री लाइन जो है कहां से गुजरती है बेटा? लंदन से गुजरती है, जिसे हम लोग जीएमटी लाइन कहा गया।
तो अब पूछता है सभी स्थानों पर दोपहर कब होगी? जब हाईजेस्ट पोजीशन पर होगा, मतलब 0 डिग्री पर पहुंचता है, मध्याह्न रेखा पर नहीं, 60 डिग्री पे नहीं, 30 पे नहीं। द सन इज एट द हाईजेस्ट पॉइंट इन द स्काई ओवर द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच। अब ग्रीनविच रेखा क्या होती है बेटा? वह रेखा जो पूरे ग्लोब का टाइम डिपेंडेंट करती है, समय को अगर निरूपित करने वाली रेखा है वो ये बना। अब आपने यहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सर इस समय पे भारत और इंग्लैंड का T20 मैच हो रहा, उसमें टाइमिंग क्या है? अलग अलग, वहां 10 दिखाता है, यहां ये। तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री के बिहाफ पर इंडिया जो है +5.30, 5.5 घंटे ईस्ट में है तो आगे है, वेस्ट में अगर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है बच्चों। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल और बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल इफ मेजर्ड इन डिग्री? यदि डिग्री में मापा जाए तो भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा दक्षिणी ध्रुव के बीच दूरी क्या होगी? यह मैं निकाल के बताऊंगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा, तब हो जाएगा बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। क्वेश्चंस क्या है? बिल्कुल विषुवत रेखा, इक्वेटर। जी वेरी गुड, बताइएगा। चलिए, यदि डिग्री में मापा जाए तो भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा क्या है? ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा जाती है 0 डिग्री। अब 0 के ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे जानते हैं कर्क रेखा, नॉर्थ में। फिर इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में, इसे जाना जाता है मकर रेखा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ 23.5, 66.5, फिर यहां तक गया तो 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे गया तो 90 डिग्री साउथ। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री के बिहाफ पर होते हैं। कितने में होंगे बेटा? 90 डिग्री। कितने बच्चों का सही है? जी हां, क्लियर करिए। हाँ, अब तो वॉइस क्लियरली आ रही, हाँ या ना? और सभी को क्लियर है कि ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं। इमेजिनरी इन द सेंस मतलब क्या है? क्लियर है, हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां, अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए रहा ये, हाँ क्वेश्चन आ चुका है कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है? कि इसका सिंपल सा मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। दूसरा है द सन डज नॉट राइजेज मच एबव द होरिजन इन द फ्रिज जोन। अब सभी को पता है बेटा कि जैसे ये ग्लोब है, यहां बना देता हूं,
ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा है 0 डिग्री, अब 0 डिग्री से ऊपर 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, दोनों के बीच में, जैसे आप गांवों से बिलोंग करते होते दोपहर के समय सूर्य क्या होता है, आपके सिर के ऊपर आ जाता है, तब खूब गर्मी लगती है, टेम्परेचर ज्यादा है। धीरे 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 सूरज ढलता है, चारों तरफ माहौल क्या होता है, ठंडा होता है। तो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि द सन डज नॉट राइजेज मच अबव द horizon in the frizz zone and the rays analyzed slightly provided by the, बिल्कुल assertion भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि धीरे 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 क्या होता है, इनकी ये कहानी बदलती है। ग्लोब में आपने देखा होगा कि पोलर रीजन की अलग कहानी है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरा का पूरा फ्रीजिंग जोन होता है। तो ए और आर सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। ए वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है? हाँ या ना? सभी लोग एक बार बताएं जी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र और उसमें पाए जाने वाले वन्य जीव के बारे में सही मिलान है। टुंड्रा, ट्रॉपिकल डेजर्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टुंड्रा, कहां पे कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? बिल्कुल क्लियर करिए जी। चलिए देख लेते हैं। टुंड्रा जो है एक प्रकार की कैसी वनस्पति है? टुंड्रा में जो होता है सील, कस्तूरी बैल और ध्रुवी, टैगा और टुंड्रा पोलर रीजन का रीजन है। जैसे वनस्पतियों में आप जाएंगे, सबको बताया है कि जो पोलर रीजन होता है 66.5 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक टैगा और टुंड्रा पाया गया। तो यहां पर सील, कस्तूरी और पोलर बियर। ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्या पाया जाता है बच्चों? ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात की जाएगी तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में क्या पाया जाता है? स्नेक, लिजर्ड, कैमल्स, ये जंगली भैंसा, बाइसन और मृग। जंगली भैंसा, बाइसन और मृग। पहला और फोर्थ दोनों जगह सेम है, बताइएगा। हाँ, कौन सा? एक ही ऑप्शन से आप लोग क्लियर कर लिए। वेरी गुड। ए का थर्ड एक ही में है। बी वॉज द राइट आंसर। जिन बच्चों का बी जवाब है, बहुत महत्वपूर्ण जवाब बेटा। सब बच्चे ऐसे ही आपको एग्जाम में भी गेसिंग सिंग्स, अगर 4 में से एक भी आपसे बन जाएगा 100% आपका आंसर आने लगेगा। अगला, मैच द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। वर्षा और वर्षण के प्रकार। आजकल बारिश का बड़ा माहौल है, आपके यहां भी बारिश हो रही होगी, तो उस बारिश के बिहाफ पर क्या क्या चला? कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा, कोल्ड एयर मीट्स द वार्म एयर। प्रेसिपिटेशन, वर्षण क्या होता है? पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। बताइएगा, क्लियर करिएगा। अगर एक भी क्लियर है आप बता सकते हैं। जी हां, देखिए संवहनी वर्षा क्या होती है बच्चों? संवहनी वर्षा के बारे में बताया जाए तो कन्वेंशनल रेन वो होती है वाष्पीकरण द्वारा ऊपर उठती है। वर्षण, चक्रवाती वर्षा क्या होती है अगर आपको बताया जाए तो ठंडी हवा से गर्म हवा जब मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली बी वॉज द राइट आंसर। कौन सा बेटा? बी। आपको पता है पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वत के एक क्षेत्र में एयर नीचे से ऊपर जाती है तो होता क्या है, इस क्षेत्र में खूब बारिश हो गई, इस क्षेत्र में बारिश हो गई, बीच के क्षेत्र में जो बारिश नहीं होती यहां पर निर्मित हो जाता है क्या? डेजर्ट या मरुस्थल, और इसे जाना जाता है पर्वतीय वर्षा के नाम से। क्लियर रहेगा? एक प्रकार की वर्षा ऐसी है, गर्म वायु ऊपर जाती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, क्लाउड का निर्माण होगा, उसके बाद बारिश का निर्मित होता है। ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। अगला, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द अवेलेबल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर कुल पानी का केवल लगभग 3% ही मीठा पानी है। महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का 90% हिस्सा है। पृथ्वी पर पानी वायुमंडल से नया मीठा पानी बनकर बनता है। ग्लेशियर, नदियां, झरने और तालाब मीठे पानी के स्रोत हैं। सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा। जी हां, सभी बच्चे
सभी को पता है। देखो, वाटर के बारे में बता देता हूं तो पूरे के पूरे अर्थ में 71% क्या है बेटा, वाटर है। 71% जल है और 29% क्या है, लैंड है। इस 71% में केवल 3% वाटर ऐसा है नॉन सॉल्टी, और इस 3% में ही 1% वाटर जो है वो पीने योग्य है। 97% ऑफ वाटर दैट इज सॉल्टी। तो पृथ्वी पर कुल पानी के स्रोत का केवल 3% ही मीठा पानी है। ये तो बिल्कुल सही है बेटा, हाँ या ना? अभी अभी आपको बताया है, ये सही है, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, ओनली 3%। महासागरों का कुल पानी 90 नहीं 97%, ये गलत है। पानी वायुमंडल से नहीं, ग्लेशियर, नदियां, झरने और तालाब मीठे पानी का स्रोत हैं। ए एंड डी वॉज द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के 29% भाग में या पूरे के पूरे पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बिहाफ पर 7 बने थे और ओशियन में अलग कहानी थी। तो यह आपको एग्जैक्टली क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए, बी और सी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ स्फीयर। देखो, सबको बताया है कि भैया कितनी परत होती हैं, कौन कौन सी चीजें चली हैं। केवल ए और बी सही है, बी और सी सत्य है। बताइएगा, अर्थ की लेयर के बारे में क्वेश्चन है। जी हां, क्लियर करिए बेटा, परेशान ना हो, हर एक बच्चा ऐड हो जाएगा। जी जी, वेरी गुड। देखो, पृथ्वी के पूरे लेयर को जो है 5 भागों में बांटा गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आपसे दिया वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है, यह भी सही है। वायुमंडल पृथ्वी के गोले से 4 नहीं 5 परतें हैं, तो यह गलत है बेटा। ए एंड बी वॉज द राइट आंसर, ओनली 1। क्लियर है। ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में क्या होता है बेटा, ओनली मौसम संबंधी घटना होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, समताप में तापमान समान होता है और एरोप्लेन उड़ते हैं। यहां पर उल्का पिंड जलते हैं। मेटेरॉइड्स में क्या होता है, उल्का पिंड जल जाते हैं। आइनोस्फेयर में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेज। और एक्सो में क्या होता है, स्पेस या अंतरिक्ष वाली चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अंतरिक्ष संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। क्लियर रहेगा। 0 से 18 किलोमीटर, 18 से 32 किलोमीटर, 32 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर की कहानी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम डिस्क्राइब विंड। हवा, पवन क्या होती है, आजकल बहुत चल रही है और आपको गाना भी याद होगा, चलने लगी हैं ये हवाएं। क्लियर ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा हवा का वर्णन करता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया, डस्ट स्ट्रोम एंड द स्मोक फ्रॉम द विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, एयर मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर कंडीशन इन एन एरिया। बताइएगा 53 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, हो गई पूरी। जी हां, सबको पता है। अरे वो गाना याद है ना, चलने लगी है हवाएं। तो वह हवा का मतलब क्या होता है, एयर का सिंपल सा मतलब है मूवमेंट ऑफ द फ्लोज ऑफ एयर। तो कम प्रेशर से नहीं चलती भैया, हवा में धूल आंधी नहीं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर। टंकी देखा है, हां सर, टंकी में भरने वाला जो इनलेट होता है हमेशा ऊपर, एग्जिट वाला नीचे होता है। तो क्लियर है। और गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है बेटा,
पवन कहते हैं। क्लियर रहेगा, हाँ या ना? तो द मूवमेंट फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, दैट इज नोन एज द विंड। नेक्स्ट, अशोक has to go from Mumbai to Delhi to visit his relative. What mode of transport can Ashok use? कॉमन सेंस है बच्चों, हर बच्चे का जवाब आएगा। अभी देने वाला हूं पूल ऑप्शन। अशोक को अपने रिश्तेदारों से मिलने मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के किन संसाधनों का उपयोग कर सकता है? जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। सही विकल्प बताइए। मुंबई से दिल्ली के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस इसमें जुड़ जाते हैं बच्चों, और क्या चीजें इस पे बनती हैं बेटा? जी वेरी गुड, बताइएगा। हाँ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अब देखिए, मैप में जाएंगे बेटा तो आप देखिएगा, यह है आपकी दिल्ली और यह है मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई जाने के लिए अगर आप इंटरकनेक्टिविटी देखेंगे, वाटर तो है नहीं, बाई रोड बिल्कुल, एयर भी जा सकते हैं, रेल भी जा सकते हैं। बी सी डी वॉज द राइट आंसर। कभी कभी आपसे पूछेगा कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत के अधिकांश कारखानों में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन का उपयोग किया जाता है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेस इज यूज्ड इन मोस्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया? कोल, हाइड्रो पावर, सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सभी लोग। जी हां, भारत के अधिकांश जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? जी किसका बच्चों? देखिए, मैक्सिमम बात की जाए फैक्ट्रीज में जो प्रयोग होता है कोल का, और भारत में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी जो मयूरभंज क्षेत्र। आपने एक मूवी देखी होगी, ओहे बुमनिया, ओहे बुमनिया, गैंग ऑफ वासीपुर वाली, तो उसमें पूरी की पूरी चीज बताएगी। हाइड्रो पावर जल से बनता है, सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल या पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, मतलब नवीकृत ऊर्जा है सोलर। न्यूक्लियर पावर प्लांट की अलग कहानी है। फैक्ट्रीज में मैक्सिमम जो प्रयोग होता है वो किसका होता है बेटा? कोल का प्रयोग होता है। क्लियर? जी हां। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईंधन की लकड़ी और जीवाश्म ईंधन दो प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। फायरवुड एंड द फोशल फ्यूल और द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फोशल का मतलब क्या होता है? जमीन के नीचे जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं। रीजन क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में ले रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय से अगर उनका प्रयोग किया जा रहा तो ये। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में सभी लोग। जी हां, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। जी वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत समन है। ईंधन की लकड़ी और जीवाश्म ईंधन बिल्कुल स्रोत है। रीजन क्या है? कि ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में ला रहे हैं, कन्वेंशनल कहा जाता है। रीजन भी सही है, तो ए और आर सही है। और दोनों, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ये सब लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मैच द क्रॉप ग्रोइंग विद द कंट्रीज ऑफ द प्रोड्यूशन। उगाई जाने वाली फसल देशों से मिलान करें, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। जूट ब्राजील और मिस्र, चाय ब्राजील और कोलंबिया, कॉफी केन्या और श्रीलंका, कपास भारत और बांग्लादेश। अगर एक भी पता है तो आपको पता चल जाएगा। जूट मैक्सिमम जो है इंडिया और बांग्लादेश में है। तो सर डी का तो एक ही ऑप्शन है, बताइएगा। ये क्वेश्चन भी शायद हो सकता है मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, सभी लोग एक बार बता दें। जी हां सर, वेरी गुड। अरे चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन कह रहा है कि जूट जो है
ये पर्टिकुलर कहां होता है? भारत और बांग्लादेश। अब भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। चाय जो है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए बेटा तो ये कीनिया और श्रीलंका। और एक इंटरेस्टेड बात बता दूं आपको, श्रीलंका वाले जितनी चाय होती है ना, एक भी नहीं पीते, सब भारत को दे देते हैं वहां। इट्स पार्ट ऑफ द जोक। ऐसा माना जाता है कि भैया चाय पीने से लोग काले होते, ऐसा मानना है, ये जोक का पार्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रिक याद रखना, पूरा का पूरा दे देते हैं चाय। तो विच वन इज द राइट आंसर? डी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। एक भी ऑप्शन बनेगा आप लगा लेंगे जी। अगला, कथनों को पढ़े और सही विकल्प। अभिकथन कई राज्य भाषीय अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संचालित स्कूल और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। रीजन, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाते हैं। गिव द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 58। सभी बच्चों को क्लियर है? जी हां, जी वेरी गुड। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा आर्टिकल नंबर 29 और 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार के प्रोटेक्शन करना। तो कई राज्य भाषी अल्पसंख्यकों द्वारा, जैसे तमिलनाडु में तमिली, कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, संचालित स्कूल को वित्तीय सहायता बिल्कुल देते हैं। रीजन क्या है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में बिल्कुल कहा गया है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बोथ ए एंड आर इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर। भारत के संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को आर्टिकल नंबर 29 में यह कहा गया कि शैक्षिक अधिकार दीजिए, जो शिक्षा वो प्रॉपर रूप से ग्रहण कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ prevent us from the identifying a special quality and a skill, it further discourages development of the diverse quality in individual। खाली स्थान का निर्माण हमें विशेष गुण और कौशलों की पहचान करने से रोकता है। यह व्यक्तियों में विविध गुणों के विकास को हतोत्साहित करता है। बताइएगा 59। और ये नामों से आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर हैं। जी हां, वेरी गुड। जी वेरी गुड। देखिए पूर्वाग्रह क्या है? प्री एजम्पशन, जैसे पुराने जमाने से कुछ चला आ रहा भैया, चला जा रहा चला जा रहा। रूढ़वादिता का निर्माण हमें विशेष गुण और कौशलों की पहचान करने से रोकता है। तो ये क्या होगा? रूढ़वादिता या स्टोटाइप होंगे। क्लियर ना? धीरे 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 धीरे, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्वागत गीत होगा, या मान लीजिए कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा आपके स्कूल में, तो उसके लिए जो बोलने वगैरह का काम है वो सबसे पहले जो माला पहनाने का काम हो गर्ल्स ही करेंगे। इस प्रकार पूर्वाग्रह प्रीजुडिशन अलग है। असमानता का मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटीज, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़का लड़की सब में अलग अलग कहानी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर उनमें प्रायोरिटी ना रख के अलग अलग प्रकार की चीजें रखते हो, तो वो भेदभाव में जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जवाब दीजिए 60 का। पार्लियामेंट में क्या कहानी है बेटा? सभी लोग बताइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अपने स्कोर भी शेयर करना है सभी को। जी हां, जी हाँ, प्रीवियस ईयर है बेटा। चलिए, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। कार्यपालिका विधायिका के पास जवाबदेह नहीं होती, गलत है। ए सत्य है, बी असत्य है। एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव बॉडी तीन प्रकार की बॉडी होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों का अलग अलग प्रावधान है, और उनके बिहाफ पर क्या कहा गया? द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर। इट इज अ ट्रूली करेक्ट।
लोकतंत्र में गतिशीलता किससे परिलक्षित होती है? द डायनेमिक इन अ डेमोक्रेसी इज रिफ्लेक्टेड इन, बताना लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चीजें की जाती हों, सरकार द्वारा नए कानून पारित करना और नई योजनाएं तथा कार्यक्रम शुरू करना, लोगों द्वारा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर आंदोलन आयोजित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 61। सभी लोग बताइए। हाँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। सिंपल शब्द में बताया गया कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो पूरा का पूरा काम कराया गया उसे लोकतंत्र कहा गया। तो लोकतंत्र में क्या होता है? गवर्नमेंट passes the new laws and the launching the new scheme and the program। बिल्कुल, is it correct? People organize movement around various social and economic issues। आज राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर बड़ा इशू है, लोग क्या किए? प्रोटेस्ट निकाल दिए, फला आदमी मुर्दाबाद, फला आदमी मुर्दाबाद, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की चीजें हो रही तो जनता सरकार के प्रति, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो पीपल ऑर्गेनाइज द मूवमेंट अराउंड द वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल इशू। दैट्स इट वाज आल्सो करेक्ट। ए एंड बी दोनों सत्य हैं बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हुआ। अगर आपको लोकतंत्र का मीनिंग पता है तो आप इजीली इनको सही कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड आप लोग देखिएगा इसको। जी हां, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत में अनियमित दिहाड़ी मजदूर, कैजुअल लेबर कार्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रमिकों को केवल नगद के रूप में भुगतान मिलता है। श्रमिक जब बीमार होते हैं तो नियोक्ता उन दिनों का वेतन एक हिस्सा देता है। कभी कभी श्रमिकों से अधिक घंटों तक काम करने की उम्मीद की जाती है। नियमित रोजगार के अवसरों की बहुत कम गारंटी होती है। सही विकल्प बताइएगा। सभी को पता है भारत में यह बहुत चल रहा है। प्रिंस जी क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी हम कराते हैं। जी हां, चलिए, दिहाड़ी मजदूर का मतलब क्या होता है बेटा? दिहाड़ी मजदूर का मतलब क्या है कि जैसे आप लेबर चौक गए, वहां से कोई मजदूर पकड़ के लाई, श्रमिकों को केवल नगद के रूप में नहीं बेटा। फिर क्या है कि श्रमिक जब बीमार होता है, नहीं, कभी कभी श्रमिकों से अधिक घंटों तक काम करने की उम्मीद की जाती है, बिल्कुल लेबर में होता है। अनियमित रोजगार के अवसरों की बहुत कम गारंटी होती है, यह भी सही है। ओनली सी, एक्चुअल में आज काम मिल गया, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक यह चलता रहेगा, इस प्रकार की पूरी चीजें इसमें क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट सी एंड डी। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं रोजगार की स्थिति के बारे में निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाला, कपड़ा कारखाने का मालिक या कृषि मजदूर। नियत दिहाड़ी मजदूर, नियोक्ता, स्वनियोक्ता या नियमित वेतन भोगी। बताइएगा। थोड़े से क्वेश्चंस क्या हैं, डीप लेवल के हैं बच्चों, लेकिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मेरा यह जवाब होगा बेटा। बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नियमित होते हैं भैया, उनको रेगुलर सैलरी मिलेगी। सड़क के किनारे सब चीज स्वनियोजित है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो बी का थर्ड। का कपड़ा कारखाना एम्प्लॉयर है। एग्रीकल्चर जो है अनियमित दिहाड़ी मजदूर है। तो कौन सा बना? ए का फोर्थ है बेटा, बी का थर्ड। बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है ना? जैसे आप मान लीजिए लेबर चौक गए, वहां से मजदूर पकड़ के लाए, तो मजदूर को लाए तो अनियमित है, आज ये मजदूर आएगा, कल वो आएगा, परसों ये आएगा, बदलता रहेगा। लेकिन सरकारी अस्पताल का डॉक्टर भैया एक ही होगा, हर मंथ सैलरी मिलेगी उसके बिहाफ पर। डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज लोकतंत्र
किसी भी अन्य सरकार के स्वरूप से बेहतर सरकार का स्वरूप है, क्योंकि यह जनता के प्रति जवाबदेह है, यह एक प्रतिनिधि सरकार है, यह सीधे तौर पर जनता के सभी जरूरतों को पूरा करता है। सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल। क्लियर? बताया था आपको। बताइए 64 के बारे में। जी हां, देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के प्रति जवाबदेही होगी, और यह एक प्रतिनिधि सरकार है, यह भी है। इट इज डायरेक्टली फुलफिल नहीं भैया। कोई कहने लगे कि आप मोदी जी हमारे घर में बीएमडब्ल्यू खड़ी करवा दीजिए, होगा? कोई कहने लगे सर हमारे यहां मर्सिडीज खड़ी कर दीजिए, ऐसा होगा? नहीं बेटा। तो इट इज डायरेक्टली फुलफिल ऑल नीड ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट करेक्ट बाय द डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन संतुष्टि तो कभी व्यक्ति को होती ही नहीं ना, इच्छाएं नहीं मरती हैं। नेक्स्ट, तो ए और बी इसका सही है, दैट्स वाई ए। जनता सरकार के प्रति, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, इसको इनलार्ज करता हूं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प दें। In order to function impartiality, the media should provide the balanced and independent. टीवी, समाचार पत्र जैसे अधिकांश मीडिया बड़े व्यापारिक घरानों का स्वामित्व है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया। बताइए असर्शन सही है कि रीजन सही है बेटा? एक बार क्लियर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में सभी लोग। फुल ऑप्शन अभी देने वाला हूं। जी हां, 65 को क्लियर करिएगा। जी हां, देखिए, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए मीडिया को संतुलित और स्वतंत्र समाचार, बिल्कुल। मीडिया जो है, मोदी जी कुछ गलत करें तो वो भी दिखाए, बिल्कुल सही है। टीवी और अधिकांश, पर इसका रीजन सही नहीं है ना। यहां सही तो दोनों है, लेकिन रीजन सही नहीं है। बी वॉज द राइट आंसर। आपने देखा होगा आजकल अलग ही सिनेरियो चल रहा है। मीडिया, टेक्नोलॉजी, बिंदु, उन सबके बिहाफ पर बातें बढ़ती हैं बच्चा। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का अर्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में one part of the government should not take the responsibility burden of the work of the another organ. One organ of the government should not interfere in the work of another organ. सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही विकल्प बताइए भैया। इंडिपेंडेंट सरकार घोषित कर दो ना, फिर जो मनाएगा वही डिसीजन ले लेगा। बताइए 66 के बारे में सभी लोग। जी हां, देखिए, सरकार के एक हिस्से को दूसरे के अंग में काम की जिम्मेदारी का बोझ बोझ नहीं उठाना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में दोनों सही है, क्योंकि पुलिस विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है, तो फिर तो उठा लेगा और फिर नहीं उठाएगा। तो सी वॉज द राइट आंसर। कौन सा है? दोनों सत्य। नेक्स्ट, सेक्युलर स्टेट इन द इंडिया कंटेस्ट इन विच वन ऑफ। भारतीय संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष, पता है ना, हिंदू मुस्लिम, आपने बचपन से पढ़ा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सुना है? तो उसके बिहाफ पर है अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव एंड द प्रैक्टिस। व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है। धर्म को मान्यता नहीं देता, केवल एक धर्म का पालन करता है। धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। जवाब दीजिएगा 67 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धर्म निरपेक्षता के बारे में। जवाब दीजिए पढ़ के इजीली। जी, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भैया किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या? व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देता है। धर्म को मान्यता गलत है। केवल एक धर्म नहीं बेटा, हर धर्म का लोग, भारत में एक धर्म है नहीं, आपका पड़ोसी मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, रिलीजन है, स्टेट अलग अलग है।
धर्म और राज्य की शक्ति एक दूसरे से अलग रखता है, ये सही है बेटा। ए एंड डी वॉज द राइट आंसर, डी। कितने बच्चों का सही हो रहा है, क्लियर हो रहे? ये सब आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, बस आपको क्या करना है, जैसे मैं यहां पढ़ रहा हूं, इजिली आपको बता रहा हूं, आपको इसी प्रकार से एग्जाम में एलिमिनेट करना है प्रश्नों को। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन place a duty upon a state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage on due to poverty or any other disability। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर यह कर्तव्य है कि किसी ऐसे नागरिक को वकील जो गरीब है या किसी अन्य विकलांगता के कारण, मतलब मान लो ऐसा कोई आदमी है जो क्राइम तो कर दिया, क्राइम कर दिया, अब उसके पास पैसा नहीं है तो उसको सरकार वकील मुहैया कराएगी, कौन से आर्टिकल में है बेटा बताइएगा? 44, 51, 39A, 32, सब आर्टिकल आपको पढ़ाए गए हैं। गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 68। सभी बच्चे बताएं, ये प्रश्न तो सभी से बनेगा बच्चों। जी हां, अरे आर्टिकल 44 में नहीं है, 51 में अलग प्रोसीजर है, आर्टिकल नंबर 39A में। अगर कोई व्यक्ति राज्य में गरीब है, क्राइम कर दिया, वकील नहीं कर सकता, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 44 को, जो ये आपका 40 में जो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द पंचायता था, 51 में क्या है बच्चों? सेपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात की गई है बच्चों। क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन छोटा है तो ये दिखेगा नहीं बच्चों। अगला, ए सोशल साइंस टीचर वांट टू डिस्कस ऑन देम मिनिमम वेजेस, पेडागोजी है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट लाइकली टू फाइंड प्लेस इन हर डिसीजन। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका न्यूनतम मजदूरी विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा, उप अवधारणा उसकी चर्चा में सबसे उपयुक्त होगी? श्रमिकों के हितों का संरक्षण, उत्पादक के हितों का संरक्षण, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण। सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब दीजिए सभी लोग बच्चों। जी वेरी गुड। जी हां, अगर बच्चे को आप पढ़ाना चाहते, मान लो बच्चों के हितों की बात आएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? श्रम, बच्चों के, अगर कोई विद्यालय है उसमें बच्चों ओरिएंटेड, चाइल्ड ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, या एक सामाजिक वैज्ञानिकता न्यूनतम मजदूरी विषय, मतलब मिनिमम वेज सैलरी दैट इज प्रोवाइडेड टू द एवरी लेबर, हर मजदूर को एक मिनिमम सैलरी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क इंटरेस्ट, उत्पादन और ये सब नहीं, ओनली वन। आपने सुना भी होगा कि भैया अगर मजदूर को उसका वेतन मिल गया ना तो उसके घर का खर्चा चल जाता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स इंटरेस्ट, श्रमिकों के हितों का संरक्षण। बेटा पेडागोजी के लिए सबसे अच्छा बता देता हूं, मेरे साथ आप प्रश्न को पढ़िए, एक बार आप अकेले पढ़िए, ऑप्शन खुद ही बता देगा कौन सा बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ या ना? वेरी गुड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फोटोग्राफ एंड द पिक्चर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में तस्वीर और चित्रों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द विजुअल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये चित्र जिज्ञासा और ध्यान आकर्षित करते हैं। इन दृश्यों का उपयोग भराव के रूप में किया जाता है, कभी कभी दृश्य शब्दों की तुलना में बेहतर चित्रण देते हैं। गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग इसके बारे में बता दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना है। जी हां, अरे आप वो दिन याद करो जब मूवी देखने जाते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है? एक मूवी देखी, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों का कलर पता चल जाता है, कौन से कलर का ड्रेस पहना था, कैसा आइटम सॉन्ग था, क्या क्या चीजें हैं। तो द विजुअल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। ये चित्र जिज्ञासा और ध्यान आकर्षित करते हैं, बिल्कुल। सलमान खान कौन से कलर का शर्ट पहन के आया, आपको एक बार हमने भ्रमण करते हुए दिखा दिया, ये पूरा पता है।
दृश्यों का उपयोग भराव के रूप में नहीं होता। कफी दृश्य शब्दों की तुलना में अवधारणाओं का बेहतर चित्रण। बिल्कुल, अगर आपको स्टोरी में सुनाऊं उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, दिखा दूं पूरी मूवी ना, अरे सर क्या एक्टिंग की है। तो ABD वॉज द राइट आंसर। सी क्लियर हुआ, हाँ या ना? सभी लोग बताइए। विजुअल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लिसनिंग। आपको सुनने से अच्छा काफी ज्यादा बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में औपनिवेशिक काल में भारतीयों में राज्य के प्रति बढ़ती वफादारी के पृष्ठभूमि में आया। नागरिक शास्त्र नागरिक समाज की कल्पना एक ऐसे क्षेत्र के रूप में करता है जहां अधिक सूचित नागरिक तैयार किए जा सकते हों। सही विकल्प चुनिए, बताइएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 सभी बच्चों जी। चलिए, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन है भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र जो है भारतीयों के प्रति वफादारी को पृष्ठभूमि में आया। नहीं भैया, नागरिक शास्त्र भारत में सिविलाइजेशन या जो नागरिकता थी उसको डेवलप करने के लिए आया। नागरिक शास्त्र नागरिक समाज के ऐसे क्षेत्र में क्या अधिक सूचित नागरिक तैयार करें, नहीं बच्चों, इसके लिए भी नहीं है। तो दोनों असत्य हैं बच्चों। डी वॉज द राइट आंसर। विच वन इज द करेक्ट? डी वॉज द राइट आंसर। वेरी गुड। आपको भी पता है कि नागरिक शास्त्र का मतलब क्या है? द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट, एक कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। लड़कों को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने से प्रोत्साहित करना, गुड गर्ल गुड बॉय कहकर अच्छे के छात्रों के अच्छे काम की सराहना, लड़के और लड़कियां दोनों को गैर पारंपरिक भूमिका में रखने का प्रयास। बताइएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी हां, लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या कि भैया किसी के घर में लड़कियां जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लड़के जो हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, होता है जनरली। तो लड़कों को मजबूत बनाना, नहीं भैया। डिस्कोरेज गर्ल्स फ्रॉम द टेकिंग पार्ट ऑफ द रेसलिंग, नो। अप्रिप्रिएशन, नो। हाँ, लड़के और लड़कियों में दोनों में भेद ना करिए और दोनों को। देखा बच्चों, पेडागोजी भी कितनी आसान है, हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से देता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लड़के और लड़की में कोई भेद ना करना, लड़के लड़की में कोई भेद ना करना। इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा, उसके बिहाफ पर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज मोस्ट सूटेड फॉर द डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक कल्चर इन द क्लासरूम? कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी छात्रों को प्रदान करना, मेकिंग लर्निंग ए पार्टिसिपेटरी प्रोसेस थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में वाद विवाद और चर्चाओं के माध्यम से सीखने को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना, सांस्कृतिक सामाजिक। और ये दिख रहा है क्लियरली, हाँ या ना बच्चों? एक बार आप लोग जवाब दीजिए। जी हां सर, बिल्कुल दिख रहा है। वेरी गुड। अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी देखो, लोकतंत्र का मतलब अभी आपको बताया था जनता का, जनता के लिए। तो पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी नहीं, कक्षा में वाद विवाद और चर्चाओं के माध्यम से सीखने को प्रभावित बनाना, बिल्कुल। और सांस्कृतिक सामाजिक और वर्गगत मतभेदों से उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रह को कम करने के लिए शिक्षक और छात्रों को आत्म जागरूक करना। बी एंड सी वॉज द राइट आंसर, बाकी की चीजें नहीं है। बी वॉज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक संस्कृत समझाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण है? सबसे पहले वाद विवाद करिए, बच्चा उसका पॉजिटिव और निगेटिव फैक्ट्स दोनों बताएगा।
कुछ बच्चों को अच्छी जानकारी होगी, कुछ को कम होगी। वर्किंग ऑन द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट मिटिगेट प्रेशर्स अराइजिंग फ्रॉम द कल्चर सोशल, बिल्कुल इनके लिए बनेगा। अगला क्वेश्चन, राइट ए लिटिल लॉन्गर। ओके बेटा, अब लिखूंगा। बेटा इसकी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा ही छोटे हैं, पर मैं एक बार देख लेता हूं, अगर कुछ इंप्रूव हो पाता है तो आई एम करेक्टिंग दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर दिख जाए तो वेल एंड गुड है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका इस बात पर जोर देना चाहती है कि इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान कैसे विकसित हुआ। यह वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त? क्वेश्चन समझ में आया? आसपास के क्षेत्रों में स्मारकों का पता लगाना, उनके ऐतिहासिक महत्व तथा विरासत मूल्य पर चर्चा करना, बच्चों से यह सूची बनाने के लिए कहना कि हड़प्पावासी क्या खाते थे, बच्चों को उन 5 चीजों को सूची बनाने के लिए कहना जो वो बाजार से खरीदते हैं और उन्हें उन चीजों में वर्गीकृत करना जो उनके रहने के लिए गांव में बनाई जाती। बताइएगा 75। बेटा अब इससे बड़ा मैं नहीं कर सकता, अगर नहीं दिखेगा तो मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। जस्ट वेट, मैं इसका आंसर बता देता हूं कि शिक्षक के बारे में क्या होना चाहिए। बच्चों से सूची हड़प्पावासी, और ये बी एंड सी वॉज द राइट आंसर। जो बड़े हैं क्वेश्चंस उनके लिए ये तो क्लियरली दिख रहा होगा। बस 1 मिनट रुकिएगा, अब क्लियरली विजिबल होगा। बताइएगा इसको जल्दी से। क्लियरली दिख रहा है, हाँ या ना? शहरी प्रशासन विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त होंगी? नगर निगम नगर पंचायत का दौरा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए शहरी प्रशासन में पाठ की सामग्री को समझना, छात्रों को कक्षा में शहरी प्रशासन का पाठ पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने इलाके में स्वच्छता सुविधाओं का प्रयोजन करना। बताइएगा, शहरी प्रशासन पढ़ाना है बच्चों। हिंदी बेटा इसके बाद होगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। बताइएगा, शहरी प्रशासन। जी हां, देखो शहरी प्रशासन पढ़ने के लिए नगर निगम में ले जाओ, बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्राई स्ट्रक्चरल होगा। पाठ्य पुस्तक में नहीं, प्रशासन नहीं, अपने इलाके में स्वच्छता सुविधाओं की परियोजना करना, बिल्कुल ए एंड डी वॉज द राइट आंसर। अगर शहरी प्रशासन पढ़ाना है तो शहरी प्रशासन का मतलब आप लोग गांव या शहर में रहते होंगे तो वहां आसपास की चीजें आपको पता होंगी। तो सबसे पहले क्या करिए, नगर निगम या नगर पंचायत का दौरा कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा सीएमओ बैठता है, पार्षद होते हैं कौन कौन से हैं, और अपने इलाके पर जो पूरी चीजें चलती हैं। Which of the following topic is suitable for debate in the social science class? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है? मेजर लैंड फॉर्म ऑन अर्थ, पृथ्वी पर प्रमुख भू आकृतियां, गवर्नमेंट इनिशिएटेड ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन पर सरकारी पहल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, रोजगार सृजन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। बताइएगा एक्चुअल में डिबेट के लिए कौन सा टॉपिक सही है। ये तो आप लोग भी स्टूडेंट बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। वाद विवाद का सिंपल मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आए। तो भू आकृतियों में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स है बेटा, पर्वत है, पठार है। गरीबी उन्मूलन पर कर सकते हैं, यूनिवर्सल पे नहीं कर सकते कि 18 साल की ही रहेगा। रोजगार में कर सकते हैं। मतलब आपको अगर डिबेट करना है तो डिबेट का सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या होना चाहिए आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों पता होना चाहिए। बी एंड डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर है जी? नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियां रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है? रचनावादी मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। स्टूडेंट छात्र कक्षा की समस्या का समाधान खोजने, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग एकमात्र शिक्षण अधिगम के रूप में, छात्रों से अपने शब्द और प्रासंगिक उदाहरणों से उत्तर देने की अपेक्षा करना, मूल्यांकन गतिविधियां मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा के होती हैं। तो बताइएगा रचनावादी शिक्षण में कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब दीजिएगा। जी हां, रचनावादी का मतलब क्या होता है बच्चों? रचनावादी का मतलब क्या है? छात्र नवीन ज्ञान को सीखकर पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर कुछ नई चीजें करता है। जैसे काखा गाघा या एबीसीडी या आपने इतिहास पढ़ाया कब कहां कैसे, तो आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिहाफ पर बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता क्या है? छात्र कक्षा की समस्याओं के समाधान खोजने में पहल करते हैं, बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा बी कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा बेटा, पाठ्य पुस्तकों का एकमात्र अधिगम के रूप में नहीं, छात्रों से प्रासंगिक उदाहरणों की, बिल्कुल बी एंड सी, ए एंड सी वॉज द राइट आंसर, बी वॉज द राइट आंसर, वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियां छात्रों में आलोचनात्मक सोच, अब रचनावादी आई थी अब आलोचनात्मक आई है। आलोचना का मतलब क्या होता है कि आप उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स पता हों। छात्रों को पाठ्य पुस्तक के विषय से संबंधित प्रश्नों के लिए एक दूसरे को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, एक ही घटना या प्रसंग के लिए एक से अधिक स्पष्टीकरण प्रदान करना, प्रत्येक कक्षा में शिक्षक छात्रों की तुलना में बात करने के लिए पूरा समय उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना जिनकी परीक्षा में अपेक्षा की जाती है। बताइए, क्रिएटिव के बाद दूसरा आया है आलोचनात्मक। आलोचना का मतलब क्या होता है? दोनों के बारे में अगर आप चर्चा कर लेते हैं, देखो बेटा, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों से प्रोत्साहित करना यह बिल्कुल सही है बेटा। आलोचना का मतलब है कि आप, जैसे मैं कहूं ये पेन अच्छा है तो आप पता हुई किस कंपनी का है, अच्छा है बेकार है, इस प्रकार की चीजें। तो एक ही घटना या प्रसंग के बारे में एक से अधिक स्पष्टीकरण देना यह भी सही है। टीचर और इसके नहीं, सी वॉज द राइट आंसर। सी वॉज द राइट आंसर बेटा। याद रखिएगा कि अगर आपको पता है, जैसे मोदी जी कहेंगे कि राम मंदिर में इस बार क्या हुआ, चोरी हुआ, चंदे में चोरी हो गई, तो उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, क्या निगेटिव रहेगा, वो आलोचना का विषय बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल का आकलन करने का अवसर प्रदान करते हैं? महात्मा गांधी बच्चों को हस्तशिल्प क्यों सिखाते हैं? लोकतंत्र की दो आवश्यक विशेषता, आपको क्यों लगता है कि हमें कई विवादों या संघर्ष का समाधान, बताइएगा 80 का जवाब। सभी लोग ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एसएसटी, जी वेरी गुड। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? जिसमें समान अवसर के बिहाफ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाती हों। जी वेरी गुड। तो देखिए, Why did महात्मा गांधी want to teach children? बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं। आपको क्यों लगता है कि विवादों या संघर्ष के बिहाफ पर समाधान खोजने की जरूरत है? ये दोनों समालोचनात्मक चिंतन में जोर देते हैं। वेरी गुड। अगला, Which one of the following would be required as the evidence to make the argument that wages in the rural India have been fallen? यह तर्क देने के लिए कि ग्रामीण भारत में मजदूरी गिर गई है, किस साक्ष्य की जरूरत? सरकार द्वारा आयोजित देशव्यापी सर्वेक्षण का संदर्भ लें, कुछ नमूना गांवों में घरों का सर्वेक्षण करना,
पड़ोस के कुछ खेतिहर परिवारों से बात करना। आप कैसे पता लगाओगे कि गांव में मजदूरी बढ़ी है या घटी है? जवाब दीजिएगा सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना बच्चों। जी हां, जी वेरी गुड। दिख रहा है क्लियरली? हाँ जी। देखो, भारत में मजदूरी गिरी है, इसको पता लगाने के सरकार द्वारा देशव्यापी सर्वेक्षण लेंगे, बिल्कुल सही है। कुछ नमूना मतलब कुछ गांवों में जाएंगे टू कंडक्ट ए सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड। पड़ोसी से बात करने से कुछ नहीं होगा। ए एंड बी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर? जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियरली अब विजिबल है, बताइएगा। द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक डिस्कस सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक कई समुदाय जैसे दलित, मुस्लिम और गरीब आदि पर चर्चा करती है। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में इन पाठों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? अन्य विषयों को महत्व देकर कक्षा में असहजता से बचना, इन शब्दों के प्रयोग से बचना और छात्रों को स्वयं इन अनुभवों को पढ़ने देना, इन समुदाय के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संचालित करना। हर क्वेश्चन जवाब दे रहा बच्चों। सभी छात्रों की गरिमा का सम्मान करने के लिए उच्च प्रतिबद्धता दिखाना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में दलित को चर्चा करने के लिए कौन सा बनेगा? जवाब दीजिएगा जी। ये सब अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं बनेगा बेटा। राइट आंसर देखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में दलित, मुस्लिम और गरीब पर चर्चा करना है, तो इनके लिए किन पाठों का उपयोग करेंगे? अन्य विषयों को नहीं बेटा। इन शब्दों के प्रयोग से बचना और छात्रों को स्वयं नहीं। क्यों बचेंगे? क्योंकि पाठ में आया है तो पढ़ाना पड़ेगा। इन समुदायों के मुद्दों के संवेदनशीलता के साथ, बिल्कुल, ट्रांससेक्स इश्यूज ऑफ द दीज कम्युनिटीज। सभी छात्रों की गरिमा का सम्मान करेंगे। यही तो अंबेडकर जी ने भी सिखाया था ना कि किसी भी जाति धर्म का बच्चा है उसको आप एजुकेशन तो देंगे। सी एंड डी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। कौन सा राइट आंसर है बेटा? सी एंड डी, सी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस। वेरी गुड। अगला, अभिकथन ने सामाजिक विज्ञान को अंतः विषय तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य पुस्तक और अध्याय ज्यादातर इतिहास या भूगोल के रूप में अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से लिखे गए। बताइएगा, अंतः संबंध तो सामाजिक विज्ञान में है ही बेटा। 83 बताइएगा। 83। वेरी गुड। चलिए, तो सामाजिक विज्ञान का अंतः विषय है, बिल्कुल है अंतः विषय, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कोई एक विषय नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स सब है। और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में रीजन भी सही है क्योंकि अनुशासनात्मक रूप से लिखे गए हैं, डिसिप्लिनरी मैनर में लिखे गए, तो दोनों का रीजन और असर्शन दोनों सही है बच्चों। और सामाजिक विज्ञान में गणित से संबंध, विज्ञान से संबंध, बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में हम जोर देते हैं बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से उन प्राथमिक स्रोतों की पहचान कीजिए जिनका उपयोग ब्रिटेन में सूती उद्योग को बढ़ाने के समय भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए किया गया। भारत में कंपनी सरकार को बुनकरों से प्राप्त याचिकाएं जिसमें उनकी स्थिति का वर्णन किया, उस समय की समाचार पत्रों की रिपोर्ट जो बुनकरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को दर्शाती हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय वस्त्रों के पतन पर एक इतिहास द्वारा लिखी गई पुस्तक। जवाब दीजिएगा जी हां। देखो, इसमें एक सिंपल समझाना है कि ब्रिटेन के संबंध में तो भारत में कंपनी बुनकरों के लिए है, बिल्कुल। उस समय की समाचार पत्रों की रिपोर्ट जो बुनकरों द्वारा, उसका भी करेंगे, लेकिन शुरुआत में पतन का कारण है क्योंकि हमें ब्रिटेन की गतिविधियां दिखाना है, तो ए एंड बी वॉज द राइट आंसर ओनली। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परियोजना रिपोर्ट के अंत में आमतौर पर प्रदान की जाने वाली ग्रंथ संदर्भों का क्या उल्लेख है? यह उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनका शिक्षार्थियों ने परियोजना तैयार करने के लिए संदर्भ लिया था। यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षार्थियों ने परियोजना को विकसित करने के लिए इन सामग्रियों को एकत्र किया। शिक्षार्थी विवरण का हवाला देते हुए क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। यह एक परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसे शामिल किया गया। जवाब दीजिएगा। जी बताइएगा। परियोजना रिपोर्ट क्या होती है? परियोजना रिपोर्ट का मतलब अंत में जो सारगर्भित रूप से तैयार की जाती है। तो यह उन दस्तावेजों का जिसमें शिक्षार्थियों का प्रोजेक्ट तैयार होगा, जब आपकी मार्कशीट बनती है। क्लियर? यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षार्थियों ने परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सामग्रियां एकत्रित की हैं। यह भी सही है बच्चों। अच्छा, सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। नहीं, इट इज अ प्रॉपर प्रूफ ऑफ द लर्नर, यह नहीं देता है। परियोजना रिपोर्ट के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? परियोजना रिपोर्ट का मतलब अंत में जो की जाए, तो इसमें नहीं है। शिक्षार्थियों का विवरण बिल्कुल, और यह परियोजना ACD वॉज द राइट आंसर, डी वॉज द राइट आंसर। परियोजना रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिपोर्ट जो अंतिम में तैयार की जाती हो सारगर्भित रूप से। तो इसमें उन दस्तावेजों का विवरण है जिसमें शिक्षार्थियों ने परियोजना तैयार करने का संदर्भ लिया हो। शिक्षार्थी विवरण का हवाला देते हुए क्षेत्र में किए गए कार्यों का श्रेय देते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयोग। एक पोर्टफोलियो शिक्षार्थी के काम का एक जानबूझकर किया गया संग्रह जो उनकी सक्षमता या प्रयासों की सीमा को प्रदर्शित करता है। रूबिक्स का उपयोग पोर्टफोलियो में उपलब्ध शिक्षार्थियों की सक्षमता का आकलन करना एक मूल्यांकन के रूप में किया जा सकता है। जवाब दीजिएगा 86 का। जी वेरी गुड। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, एक बार दबा के लाइक भी मारते रहिए बच्चों। जी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो अधिगम में होता क्या है बच्चों? वेरी गुड। पोर्टफोलियो अधिगम में बच्चे की समग्र गतिविधियों को जानबूझकर संग्रह किया जाता है और उसकी सीमा को रखते हैं। रूबिक्स का उपयोग भी इसमें किया जाता है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं बेटा। सी वॉज द राइट आंसर, और ये हमने बैच में भी डिस्कस किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए? माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य पूरा कराने के लिए मार्गदर्शन, बच्चे को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद करना, बच्चे को डर, सदमे और चिंता से मुक्त बनाना, बच्चे को अनुशासन के साथ परीक्षा में भाग लेने में मदद करना। जवाब दीजिएगा। जी हां जी वेरी गुड। देखिए आरटीई के अनुसार क्या कहा गया है कि गृह कार्य में मदद मत करिए। इसमें आप पर्टिकुलर क्या करिए? बच्चे के लिए अपने बच्चे को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में, बिल्कुल आप पाठ पढ़ा दीजिए, लेसन लिखाने के लिए बच्चे को जाने दीजिए। बच्चे को डर और सदमों से मुक्त बनाइए, ये एक प्रोसेस है इसकी। बी एंड सी वॉज द राइट आंसर, सी वॉज द राइट आंसर। क्लियर है? अब आगे देखिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए जो मूल्यांकन उपकरण और उनके मुख्य उद्देश्यों को दर्शाता है। एक तरफ है कक्षा में प्रश्न पूछना, सहकर्मी मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं। बताइएगा इसके बारे में। अगर एक भी पता होगा आप बिल्कुल बता पाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी वेरी गुड। चलिए, कक्षा में प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि उपचारात्मक परीक्षण करना। सहकर्मी मूल्यांकन का मतलब क्या होता है बेटा? ए का थर्ड।
सहकर्मी मूल्यांकन मतलब दूसरे के मुकाबले अपने स्वयं के प्रदर्शन को जानना, बी का 4, बी वॉज द राइट आंसर। सत्रांत कक्षा क्या होती है? शिक्षार्थियों के प्रमाणन के कार्य करना और लिखित परीक्षा में बड़े पैमाने पर शिक्षार्थियों का, एसएससी का एग्जामिनेशन हो रहा, किसी का भी एग्जामिनेशन होगा, उन सबके बिहाफ पर बात है। अब आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, एक पोर्टफोलियो इज, एक पोर्टफोलियो है छात्रों को काम का एक यादृच्छिक संग्रह, छात्रों के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह, स्कूल निरीक्षण के लिए छात्रों के काम का एक संग्रह, लंबे समय में छात्र के विकास का आकलन करने का एक प्रामाणिक साधन है। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 89। जी बताइएगा। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, छात्रों का ज्ञान नहीं होता, छात्रों को काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह बिल्कुल, स्कूल निरीक्षण के लिए छात्रों को काम का एक संग्रह नहीं, लंबे समय में छात्र के विकास का आकलन करने का प्रामाणिक बिल्कुल। पोर्टफोलियो में हम उसके एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशन के अलावा जो आगे की चीजें हैं उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर देते हैं और जिनके बिहाफ पर चर्चा चलती है। क्लियर? जी हां। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेस द एवेल्युएशन स्किल्स ऑफ द लर्नर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों के मूल्यांकनात्मक कौशल का आकलन करता है? जवाब दीजिएगा इसका सभी लोग। जी हां, और इसके बाद आपकी जबरदस्त क्लास होगी बच्चों। जी अरे उसमें चलेंगे, रुक तो जाओ अभी 1 मिनट। 90 इसके कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद हिंदी जो है उसके बाद होनी है, पहले पेपर 2 तो कंप्लीट होगा, मैथ साइंस फिर इंग्लिश फिर हिंदी, इस प्रकार का प्रादुर्भाव हम रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों के मूल्यांकनात्मक कौशल का आकलन करता है? तो एवेल्युएशन के लिए जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों को उनकी गरीबी से बाहर निकलने में क्या मदद की? यह होता है किसके लिए? आपके एवेल्युएटिव स्किल्स ऑफ द लर्नर। खाद्य सुरक्षा में आप केवल गवर्नमेंट के पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स देख सकते हैं, जैव मंडल में हो नहीं सकता, ओनली ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये 90 क्वेश्चन आपके एसएसटी के हो गए हैं। अब आगे के मैथ्स और साइंस के लिए मैं अमित सर को बुलाऊंगा, वो अभी आ रहे हैं और आपको मैथ्स और साइंस कराएंगे।